हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं बोलता हूँ नहीं स्टार्टिंग में, तो आप लाइक नहीं करते हो। जो भी इस लेक्चर को देख रहा है पहले इसे लाइक करे, ठीक है, इससे मुझे पता चले कितने लोगों ने देखा है। क्योंकि व्यूज़ का तो ये है कि एक ही आदमी 2 बार क्लिक कर देगा तो 2 व्यूज़ दिखा देगा, लेकिन लाइक तो आदमी एक ही बार कर सकता है ना, जिससे पता चलता है कि असली में कितने लोगों ने लेक्चर देखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक तरह से लास्ट ही है। वैसे इसके बाद 2 और लेक्चर आएंगे छोटे छोटे, लेकिन एक तरह से यही लास्ट लेक्चर होता है पॉलिटी का, मेरे इस हिसाब से तो। क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊँगा, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ सब कुछ, बस उसे एक जगह बता दूँगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट शेड्यूल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो कि हम बीच बीच में हम देख चुके हैं। ठीक है, वरना लास्ट जो लेक्चर है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो मैं आप बोलता हूँ कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं देखिए लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, जिन बॉडीज़ के बारे में संविधान के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बड़ा नाम से ही क्लियर हो रहा है। और जिनके भी जिनमें मतलब जिनका उल्लेख कहीं भी संविधान के अंदर नहीं है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दूसरा नाम भी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन कहीं पे लिखा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ होता ही नहीं। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हो जाएगा तो वो तो फिर लॉ इन असंवैधानिक हो गया ना वो तो। ठीक है, एक तो ये असंवैधानिक हिंदी में लिख दिया है मैंने। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं होता, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। अच्छा, तो पढ़ते हैं इनके बारे में एक से। जैसे इसमें हम देखने वाले हैं, ये रही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहले हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब समझिए, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल लिखा हुआ है। एक का नाम सुना होगा आपने, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा अधीक्षक, ऐसा कुछ इनको हिंदी में बोलते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इनका नाम है। अच्छा, ये क्या काम करते हैं, मैंने आपको पब्लिक अकाउंट जब कमेटी बताई थी तब मैंने बोला था कि भाई साहब कि कैग का काम होता है सरकार ने जो भी खर्चा किया है, जो भी खर्चा किया है उसको ऑडिट करना कि सही जगह पे हुआ है या नहीं हुआ है। जो कांग्रेस के वक्त में कॉमनवेल्थ गेम स्कैम जो हुआ था, उसमें कैग नहीं तो पर्दाफाश की। देखिए, कैग यही सब काम तो करता है, कैग रिपोर्ट देता है कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, फिर उसे कौन चेक करता है, पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे चेक करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, तो वो और अच्छे से चेक करता है। पता है ना आपको, असली में अगर कांग्रेस की सरकार को भारत से हटाने का कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना, तो वो कैग का ऑफिस ही है। कैसे, उस वक्त में कैग जो विनोद राय होते थे, उन्होंने इतने स्कैम निकाले थे, 2G स्कैम हुआ, पता नहीं क्या क्या, कांग्रेस की हालत ख़राब कर दी थी उन्होंने पूरी। अच्छा, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कैग मतलब क्या काम करता है, आपको पता है कि ऑडिट करता है सरकार के खर्चे को, फंड को, हर चीज़ को ऑडिट कर देता है। ठीक है, कैग कहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, आर्टिकल 148, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। अच्छा, क्या है ये, करता क्या है, ये है जो सरकार का ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है ना, उसका हेड होता है ये। गार्जियन है पब्लिक पर्स का, भाई इसको गार्जियन तो बोलेंगे ही। सरकार के पास जो पैसा है वो सब हमारा पैसा ही तो है, तो उसका एक तरह से ध्यान रख रहा है ना वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 148 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अपॉइंट कौन करता है इसे, प्रेसिडेंट बाय हिज हैंड एंड सील्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए, कई लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऐसे। तो आप जब CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे या आप आर्म फोर्स में ऑफिसर बन जाओगे, तो आपको भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट साहब खुद तो आने से रहे। उनके बिहाफ पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर कौन तैयार कर देगा, जो भी आपकी फोर्स का DG होगा, या अगर आप आर्मी में हो तो जो भी आपके जनरल साहब होंगे वो आपको अपॉइंट कर देंगे उनके बिहाफ पे। पावर वो प्रेसिडेंट से ही ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी लिखा है बाय हिज हैंड एंड सील, इसका मतलब है खुद प्रेसिडेंट अपने हाथों से सील लगा के अपॉइंट करता है। ठीक है जी, एक चीज़ याद रखिए, कंडीशंस ऑफ सर्विस, कि उनकी क्या सैलरी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, कंडीशन, और कैसे उनको काम करना है, क्या ये सब कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितनी बॉडी में पढ़ाऊंगा
उन सब की कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के हाथ में इसलिए नहीं है कि देखिए प्रेसिडेंट तो एक तरह से पीएम और काउंसिल मिनिस्टर की बात मानेगा, तो फिर भी थोड़ा उसको आज़ाद रखा हुआ है कैग को, काफ़ी आज़ाद, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, कौन बन सकता है कैग, भारत का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या हो, एक तो सिटीजन होना चाहिए, और इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, देखते हैं। स्पेशलिस्ट इन पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में स्पेशलिस्ट हो, या गवर्नमेंट अकाउंट में स्पेशलिस्ट हो, या पब्लिक सर्वेंट रहा हो मिनिमम 10 साल के लिए, इन तीनों में से कुछ भी हो। स्पेशलिस्ट हो पब्लिक अकाउंट में, गवर्नमेंट अकाउंट में, या पब्लिक सर्वेंट रहा हो 10 साल के लिए। अच्छा, टेन्योर क्या है इनका, 6 साल या 65 साल, समझ गया। या तो 6 साल, जैसे 50 की एज में लगे तो 56 पर रिटायर हो जाएंगे 6 साल बाद। लेकिन हाँ, लेकिन 60 पर लगेंगे तो ऐसा नहीं कि 66 तक चलेंगे, 65 पहले आ जाएगी तो 65 पर रिटायर, एज मतलब एज 65 साल है या 6 साल, समझ रहे हो बात को। अच्छा, रिमूवल क्या है, वही सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर है हटाने का। कैसे हटाते हो उन्हें, ऑन द प्रूव्ड बिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे तो हटाते हो उन्हें। कैसे, लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाया जाता है, लोकसभा में लाने के लिए 100 MP चाहिए, राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 MP का साइन किया होना चाहिए। फिर स्पीकर साहब एक 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, जो चेक करते हैं क्या सच में मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा हो जाता है तब स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है सेशन, जिस भी हाउस में लाया गया है। लोकसभा में लाया गया है तो वहाँ पे, और फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में पास होने के लिए, फिर जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उनको हटा हुआ मान ली जाएगा। सेम प्रोसीजर रिमूवल का इनका है, इनको भी ऐसे हटाया जा सकता है। खुद रिजाइन ये कर ही सकते हैं। खुद रिजाइन किसको करेंगे, भाई अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, सीधी सी बात है। रिजाइन मतलब कभी आदमी अपने से छोटे को नहीं, मतलब अपने से छोटा क्या बोलूँ, चलिए छोड़िए, मतलब सॉरी रिजाइन नहीं, रिमूवल उनसे छोटा आदमी नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट से छोटा आदमी इनको रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में तो प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते, कैग के केस में तो कैग को तो पार्लियामेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है पूरा उसकी तरह। अच्छा, ड्यूटीज एंड पावर, इनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई है, सीधी सी बात है, जहाँ आर्टिकल 148 में ही नाम लिखा हुआ है। अच्छा, और दूसरी पावर इनके और भी कई पावर हैं जो इनके पास कहाँ से मिले, CAG एक्ट 1971। पावर का मतलब होता है किस तरह से एक अपने अपने काम को कर सकते हैं, ये सब लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा हुआ है कई सारी चीज़ें। तो कई सारे कैग एक्ट बनाया गया था 1971 में, वहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा, काम क्या है इनका वो देख लेते हैं। ही ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर ड्रॉन फ्रॉम CFI एंड CFS एंड ऑफ एवरी UT कंटिजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए आप, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, वो ऑडिट करता है कहाँ किस किस चीज़ के खर्चे को। जो भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या हुआ, भारत के खजाने से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के भी जितने खजाने हैं ना, कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट भी जो खर्चा कर रही हैं उनको भी ऑडिट क्या ही करेगा। अच्छा, स्टेट का और जो कंसोलिडेटेड फंड किसी UT का भी होगा। कंटिजेंसी फंड आप पता है होता ही है 500 करोड़ का, जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी फंड जिसे बोलते हैं, तो स्टेट में भी कंटिजेंसी फंड होते हैं, उनको भी मतलब इस तरह से उनमें जो खर्चा किया गया है उनसे खर्चे को ऑडिट करना है, पूरा का पूरा फंड को थोड़ी ऑडिट करेंगे, मतलब जो खर्चा उनसे किया गया है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट जानते हो ना, जो भी इनके टैक्स और लोन के अलावा जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे बैंकिंग डिपॉजिट हैं जितने लोगों के, वो सब पब्लिक अकाउंट में रखे होते हैं। अगर कहीं से भी ऐसा खर्चा किया है, या कोई भी डिपार्टमेंट है सेंटर का या स्टेट गवर्नमेंट का, इन सब के खर्चे को ऑडिट करने का काम कौन करता है, ये करता है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑल्सो ऑडिट एनी अदर अकाउंट इफ रिक्वेस्टेड बाई प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्स लोकल बॉडीज। इसका मतलब समझिए, ऐसे नहीं कि इन्हीं को ऑडिट कर सकता है, किसी भी चीज़ को ऑडिट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करें या उस स्टेट के गवर्नर रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब इनका जो खर्चा किया है इनको भी ऑडिट कर दो, जैसे एग्जांपल के किसी लोकल बॉडी का, कल हमने पढ़ी थी ना पंचायती राज के लिए भी, जैसे पंचायत ने कोई खर्चा किया उसे भी करवा सकते हैं, या कोई अर्बन लोकल बॉडी है या रूरल लोकल बॉडी है, ठीक है, ग्रामीण लोकल बॉडी, उनको भी ऑडिट करवा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब चाहें तो, मतलब वो कर सकता है। अच्छा, समझ में आया, मतलब क्या कितना इंपॉर्टेंट। अब तुम समझिए, ये ऑडिट करके भेजता है एक एक खर्चे को, फिर जाके उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है, जिसका चेयरमैन है अपोजिशन पार्टी से होता है। तो मतलब असली में रूलिंग गवर्नमेंट भी हमारे एक भी पैसे को फालतू में खर्च नहीं कर सकती, तुम समझ रहे हो बात को। अच्छा,
आपने देख ही लिया होगा कि अभी राफेल का कैसे मुद्दा उठाया था अधीर रंजन चौधरी ने। खैर उन्होंने तो फालतू में उठा डाला था, ठीक है, पर देखिए मतलब वो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है इस वक्त अधीर रंजन चौधरी ही हैं, अपोजिशन के नेता जो हैं। जैसे ही राफेल का ऑडिट गया उनके पास तो बस उन्होंने उठा दिया मुद्दा। अच्छा, ESI ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। अच्छा, कल हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ा था, याद हो तो आपको, SEC, वो कहाँ था, 243 आर्टिकल था, ये तो आपको याद होगा। इसके बीच लगा था के, कौन बनेगा सरपंच, मैंने ट्रिक बताई थी। 243 के में लिखा हुआ होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट के लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, इस आर्टिकल के तहत। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 324। अच्छा, परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सीधा परमानेंट तो है ही है। चाहे दुनिया देश में कहीं इमरजेंसी लगी हो, सब सरकार भंग हो जाए, कुछ भी हो जंग हो जाए, भाई चुनाव तो करवाने के लिए ये बॉडी हमेशा रहती है। अच्छा, बात करें क्या काम करती है, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाना, मतलब वही MP के लिए जो होते हैं, MP के इलेक्शन करवाना। सारे स्टेट के इलेक्शन जैसे अभी यूपी में हो रहे हैं, कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो करवाता है स्टेट के लेवल के। राज्यों में सरकार बन रही है, कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट, स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और हाँ वो यूनियन टेरिटरी वो यूनियन टेरिटरी जो जिनमें मतलब विधानसभा है, जैसे दिल्ली की यूटी है और पुडुचेरी की यूटी है, उसमें विधानसभा है, तो वहाँ के इलेक्शन भी कौन करवाएगा, यही करवाएंगे। समझ रहे हो बात, इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, म्यूनसिपलिटी और पंचायत इन द स्टेट कंडक्टेड बाई SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के। देखिए ये मैंने आपको भी बताई है। होता कौन कौन है इसमें मतलब एक तो समझिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक तो, और अदर कमिश्नर, ये दो होते हैं। कुल मिला के 3 मेंबर की बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर होते हैं 2, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। इनके टर्म मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस भी कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट ही। केवल कैग की कंडीशन ऑफ सर्विस पार्लियामेंट डिसाइड करता है बस, ठीक है। अच्छा, नो क्वालिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस ये बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना शायद भूल गए थे उस वक्त, तो लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं। कंपोजिशन मतलब समझ लीजिए कि इसमें होता कौन कौन है देखिए 1950 से लेके 1989 तक तो केवल एक ही आदमी होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो हेड होता था बस वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोलते थे। अच्छा, फिर 1989 से 2 और इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए, 2 और। फिर 1990 में क्या कर दिया, पोस्ट ऑफ 2 इलेक्शन, जो 2 एक्स्ट्रा ऐड किए थे 1989 में उनको हटा दिया। लेकिन फिर 1993 से क्या कर दिया, तब से आज तक ये फिक्स है, आपको ये याद रखना है कि इसमें होता कौन कौन है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, अदर कमिश्नर जो होते हैं। तो बड़े वाले को तो बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो कुल मिला के कैसी बॉडी है, ये 3 मेंबर की बॉडी है। टेन्योर वही है 6 साल 65 या 65 की एज, ठीक है। कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर समझिए, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनके कमिश्नर को रीजनल कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। आर डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट, ओके जी मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, रिमूवल कैसा है, वही सेम प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट जज। किसको हटाने का, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, सबसे बड़ा वाला, भाई 3 होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो किस तरह से हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही उसे हटाया जा सकता है केवल। लेकिन जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और या कोई रीजनल कमिश्नर है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दे बस वैसे इसको हटा दीजिए, ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नीचे वालों के बारे में बोल देता है तो उसे प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं एक बार में बिना किसी उसके। तो ये कुछ उसका विषय तो है दिक्कत का, जब उनको इतनी पावर मिली हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज की तरह से हटाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इनको भी उसी तरह से हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो भी है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल देते हैं इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, इसका मतलब क्या है, ये एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, किसी MP या MLA को अगर डिस्क्वालीफाई करना है। भाई आपको मैंने जब MP और MLA बताए थे, उनके क्वालिफिकेशन बताई थी, डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में बताया था, उसमें कई सारी चीज़ें थी कि मुकदमा नहीं होना चाहिए, ये वो 50 तरह की कंडीशन थी। उन केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो ये यही लोग एडवाइस करते हैं, इलेक्शन कमीशन ही तो एडवाइस करता है।
इलेक्शन कमीशन में यही लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ही तो एडवाइस करते हैं उनको किसको हटाना है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा डिस्क्वालीफाई अगर डिफेक्शन के केस में करना है, दल बदलने के केस में, तो उसका फैसला केवल स्पीकर के हाथ में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया हुआ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, बताया था ना 10 शेड्यूल में डिफेक्शन दल बदलू कानून जो लाया गया था। अच्छा इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन में कितना खर्चा होगा ये भी यही तय करता है। जैसे लोकसभा के इलेक्शन के लिए पहले 70 लाख की लिमिट थी कि एक कैंडिडेट कितना प्रचार के लिए खर्चा कर सकता है, 70 लाख, लेकिन अभी 95 लाख कर सकते हैं। और छोटे जो जगह हैं, छोटे राज्यों में, वहाँ पर 54 लाख पहले कर सकते थे, अभी 75 लाख। तो अभी का याद रखना है आपको, 95 लाख और 75 लाख, ये लोकसभा के लिए। असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा जो राज्यों के जो इलेक्शन होते हैं, पहले 28 लाख था बड़े शहरों के लिए, मतलब 40 लाख हो गया है, और 20 लाख से वो क्या हो गया है छोटे राज्य, मतलब बड़े राज्यों के लिए, बड़े शहर बोल रहा हूँ। बड़े राज्यों में तो 28 लाख था पर सीट खर्चा, तो 40 लाख कर दिया 28। आपको असली में ये याद रखना है, अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो बड़े राज्यों में तो एक सीट पर खर्चा चुनाव में कर सकते हैं 95 लाख, और छोटे राज्यों में 75 लाख। और ऐसे विधानसभा के चुनाव में बड़े राज्यों में एक सीट पर खर्चा कर सकते हैं 40 लाख और 28 लाख। ये प्रचार में खर्चा है, प्रचार करने में बहुत खर्चा जाता है ना। और ये इसलिए है क्योंकि एक महीने के अंदर, चुनाव खत्म होने के एक महीने के अंदर, एक महीने का टाइम होता है, इनको इलेक्शन कमीशन को रसीद मतलब वो हिसाब देना पड़ता है कि कहाँ कहाँ इन्होंने खर्चा किया, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये भी डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अच्छा, एक होता है इलेक्शन डिपॉजिट, कि अगर किसी को चुनाव में खड़ा होना है तो कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं अकाउंट में। तो ये क्यों है? क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए, कोई फालतू में खड़ा हो जाए, वैसे ही खिलाफ खड़े ही हो लेते हैं, तो इससे कुछ खर्चा होगा तो कम से कम सीरियस लोग तो खड़े होंगे। फिर भी बहुत कम है यार, इतना कोई भी खर्चा कर देगा अगर फालतू में उसको खड़ा भी होना है तो। जैसे लोकसभा में अगर खड़ा होना है तो जनरल कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो 25,000 रुपये से जमा करने पड़ेंगे, या SC ST का है तो 12,500। अच्छा, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी का है तो 10,000, SC ST का तो 5,000। इनको भले ही लिखने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में, वैसे याद रख लो। EVM का इस्तेमाल सबसे पहले केरला में किया गया था, नॉर्थ पारावस, और 1982, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है उसका इस्तेमाल। अच्छा, वीवीपैट का सिस्टम आप जानते हो, कि मैंने आपको उस वक्त ही बताया था वीवीपैट क्या होता है, कि जब जैसे बहुत बार EVM पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये वो, तो उन्होंने एक वीवीपैट का सिस्टम लाया। मतलब जब आप किसी को वोट डालोगे, जैसे आपने कमल का फूल है और हाथ ऐसे बहुत सारे निशान छपे हुए हैं मशीन के ऊपर, आपने कमल का फूल दबाया तो एक जस्ट एक पर्ची बाहर आएगी, तो ये दिखाएगी कि आपका वोट कहाँ गया है। जैसे कमल का फूल दबाया तो कमल का फूल ही उस पर छपा हुआ आएगा यूँ ऊपर, और एक थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर अंदर चली जाएगी। समझ रहे हो बात को? इतना कागज़ नहीं होता है उसमें, हर आदमी की एक एक पर्ची निकाल दे, बस दिखाएगी आपको और वापस चली जाएगी। जिससे आपको एक कन्फर्मेशन हो जाए कि आपका वोट कहाँ गया है, जिस आदमी को आपने डाला है वहीं गया है या नहीं है। सबसे पहले वीवीपैट का जो सिस्टम है ये नॉक्सन नागालैंड 2013 में इस्तेमाल। एक इन सब चीज़ों को पूछ लेते हैं। EVM का इस्तेमाल तो केरला में हुआ, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वीवीपैट का सिस्टम का है नॉक्सन में हुआ था, नॉक्सन जिले का नाम है नागालैंड का, वहाँ 2013 में इस्तेमाल हुआ। फिर ये लोकसभा चुनावों में भी 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे मोदी जी वाले, जहाँ भी मोदी जी जीते थे, उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है। अच्छा तो मैं आपको एक वो बता दूँ फन फैक्ट, मैक्सिमम आप खुद सोचिए एक जगह से कितने लोग मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं। मतलब पता है, एक मोदाकुर्ची नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, यहाँ से एक ही सीट पे 1033 लोग खड़े हुए थे। बताइए 1033, 1996 में। मतलब आदमी को अगर वोट डालना है ढूंढना पड़ेगा किसके लिए वोट डाल रहा हूँ। 1033 लोग, बताइए इतने लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में। तब से फिर मतलब ये सिस्टम भी लाया गया था नॉन सीरियस कैंडिडेट हटाने के लिए कि भाई 25,000 और 12,500 जमा करो। अच्छा, आपने देखा होगा कि वोट डालने के लिए पोल बनाए जाते हैं पोलिंग बूथ जिनको बोलते हैं। अच्छा, तो वोट डालने के लिए बनाए जाते हैं, तो एक पोल पर कितने वोटरों के लिए, कितने वोटरों को असाइन किया जाता है। मतलब आपको जो आपका चुनाव होगा कहीं पे, तो आपको जा सकते हो आप कहीं वोट डालने, बताया जाएगा कि आपको कहाँ वोट डालने जाना है, आपके घर के पास में ही। तो एक पोलिंग बूथ होता है, उसमें 1500 लोग जाते हैं मैक्सिमम। इस बार जो लिमिट रखी हुई थी 2019 में 1250 रखी थी, जिससे ज़्यादा मतलब भीड़ ना हो ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएं। कुछ लोग भीड़ के चक्कर में नहीं जाते, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। 30 दिन के अंदर खर्चे का हिसाब देना होता है अच्छा,
स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंने बताई दी 243 के में दिखा हुआ है। यही सब उसका काम क्या है, जो स्टेट के भीतर जो छोटे चुनाव हैं, जैसे पंचायत के चुनाव, म्यूनसिपालिटी के चुनाव, इन सब चुनावों को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। अच्छा, बात करें फाइनेंस कमीशन की, आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है। अच्छा, एक होती है वैसे जीएसटी काउंसिल, याद हो तो 279A। फाइनेंस कमीशन, इसके अंदर होता कौन कौन है, देखिए 5 मेंबर की बॉडी है, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है जी। चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। देखिए कैग तो सिंगल मेंबर बॉडी है, एक ही आदमी होता है कैग, ठीक है। अभी के वक्त में GC मुर्मू साहब कैग, जो मैंने शुरू में बताया था ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल GC मुर्मू अभी कैग। इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने कितने लोग होते हैं, 3 मेंबर की बॉडी है, एक इलेक्शन कमीशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और 2 इलेक्शन कमिश्नर EC, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कितने मेंबर की बॉडी है, 5 मेंबर की बॉडी, एक चेयरमैन 4 अदर मेंबर। अपॉइंट कौन करते हैं इनको, प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है कौन बनेगा, मतलब इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं होगा इसका मतलब। चेयरमैन, सॉरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि क्या होगा, लेकिन अब सुनिए पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड कर रखी है उनके बारे में देखो। चेयरमैन कौन बन सकता है, पहले से देखते हैं। शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, जिसने पब्लिक अफेयर में जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो आदमी चेयरमैन बनाया जाएगा। अच्छा, बाकी के जो 4 मेंबर हैं इनकी क्वालिफिकेशन सुनिए। कोई वन शुड बी और हैव बीन क्वालिफाइड फॉर हाई कोर्ट जज, कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, जैसे या तो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, समझ लो बात को। अच्छा, हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या थी, याद है क्या आपको, 10 साल तक या तो कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रखा है या 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका है, ये 2 क्वालिफिकेशन थी बस। एमिनेंट जूरिस्ट या वाली क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज में नहीं थी, आपको याद हो तो। दूसरा क्या है, वन शुड हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके पास गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट की जानकारी हो, कैसा होना चाहिए। वन शुड हैव वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में। वन शुड हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक के पास इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो। देखिए आप ये सब चीज़ों को UPSC पूछ लेता है, मैं आप ये मत सोचना कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ये इतना टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है कि मैं तो कह रहा हूँ ये लेक्चर इनको आप रिपीट में देखिए, बार बार दिमाग में घुसेड़ लीजिए यार। ये जो 15 लेक्चर हम बनाए हैं अब, जो वैसे इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे लेकिन वो छोटे रहेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात पहले ही। अच्छा तो चेयरमैन क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये क्वालिफिकेशन है। चेयरमैन क्या है, शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। देखिए वर्ड से खेल जाता है UPSC, क्योंकि ये सब कुछ ये सेम ही तो लग रहा है कि फाइनेंस अकाउंट की ये एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब सेम ही तो है। आपको याद बस ये रखना है, एक हाई कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक के पास अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, एक के पास फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए, एक पे स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। ये तो 4 मेंबर के लिए है। अच्छा, और जो चेयरमैन है हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, ये पब्लिक अफेयर का वर्ड याद रखो, ऑप्शन जिससे पता लगा सको अगर आए वहाँ पे, ठीक है। टेन्योर क्या होता है, एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर कहीं लिखा तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट बोल देंगे वैसा ही टेन्योर होगा। कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन मतलब चला कितने साल का आ रहा है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को। अरे आपको पता है ना फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब ही तो करते हैं। कितने समय के लिए, 5 साल के, जब तक सरकार रहती है उस सरकार का वही फाइनेंस कमीशन रहता है, ये आपको पता है। ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन कैग हुआ, इलेक्शन कमिश्नर हुआ, उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है यार, जब 65 साल उनकी एज हो जाएगी तभी रिटायर होंगे वो, या 6 साल या 65 साल में से एक तो होगी कोई चीज़। इससे पहले हमने दो बॉडी पढ़ी है, कैग हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, ये 2, इन दोनों के जो मेंबर हैं इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, इतना याद रखो आप। रीअपॉइंट का मतलब क्या है, रीअपॉइंट का मतलब यही है कि उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार बन गया कोई कहेगा तो ऐसे नहीं दोबारा बनेगा, ये सब क्यों रखा है आपको पता होना चाहिए भाई। अगर उसके पास ये मौका हुआ कि वो दोबारा बन सकता है तो शायद वो गवर्नमेंट का पक्ष ले ले किसी मामले में कि मैं दोबारा बना देगी। मतलब ये दिमाग से सोच लेना आप, वहाँ ऑप्शन अगर याद नहीं आए तो आपको, कैग को दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं। तो सीधी बात है, कैग को दोबारा अपॉइंट करने का प्रोविजन क्यों रखेंगे हम,
क्या पता वो पक्ष ले ले गवर्नमेंट का कि मुझे दोबारा अपॉइंट कर दें, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, कि वैसे ही इलेक्शन कमीशन पे इतने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं फालतू में अपोजिशन से, अगर दोबारा अपॉइंट होने लग जाए फिर तो बिल्कुल इल्ज़ाम लगा लिए जाएंगे कि दोबारा बनने के चक्कर में इसने पार्टी को जिताया है। लेकिन फाइनेंस कमीशन का क्या है, सरकार के साथ बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी कौन सा उंगली उठा देगा कोई फाइनेंस कमीशन पे, कुछ भी करे। तो फाइनेंस कमीशन को रीअपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा मतलब मेंबर्स को 5 साल के लिए वो बनता है फाइनेंस कमीशन, ये आपको बताना चाहिए। जब सरकार बनती है तभी फाइनेंस कमीशन बनाता है प्रेसिडेंट। अच्छा, अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहाँ पे लिखा हुआ है इसके में, आर्टिकल 315 323 के बीच में इनके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, यूपीएससी वगैरह के बारे में क्या होता है ये, इसे बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, कि मेरिट सिस्टम का वॉच डॉग है ये। यहाँ किसी की कोई जानकारी नहीं चलती, मेरिट के बेस पे ही मिलती है जॉब। अच्छा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है यूपीएससी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, चिंता मत करिए, बताऊंगा। देखिए जैसे आपको 26 जनवरी 1950 को इसको यूपीएससी नाम बोला गया। इससे पहले इसको क्या बोला जाता है, एफपीएसपी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे पहले 26 जनवरी से पहले इसको क्या बोलते थे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई क्वालिफिकेशन लिखी नहीं हुई है, समझ रहे बात को। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कई जगह पर जैसे इन सब चीज़ों की क्वालिफिकेशन कहीं नहीं लिखी हुई है। केवल क्वालिफिकेशन किसकी लिखी हुई थी, कैग की क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या, सिटीजन होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए पब्लिक अकाउंट में या गवर्नमेंट अकाउंट में, या पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए 10 साल के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि बाकी सब की जो है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन यूपीएससी का देखते हैं क्या लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट 50% जो मेंबर हैं, मतलब जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनका 50% जो है, मतलब आधे मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 साल के लिए सेवा कर चुके हों। कैग के लिए वैसे ये क्वालिफिकेशन थी कि 10 साल के लिए पब्लिक सर्वेंट रह चुका हो, तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि आधे जो मेंबर हैं वो कम से कम 10 साल के लिए या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए 10 साल सेवा कर चुके हों। अच्छा, कंपोजिशन क्या है, मतलब कितने मेंबर होते हैं, देख तो नहीं यूपीएससी के मेंबर कितने होते हैं। ये प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है 8 से 10 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। 8 से 10 मेंबर और एक चेयरमैन, जैसे अभी 10 मेंबर और एक चेयरमैन सब हैं। अच्छा, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कंडीशंस ऑफ सर्विस सबको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। मैंने आपसे बोल दिया कैग के अलावा सबकी कंडीशंस ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा वही टेन्योर है 6 साल 65 साल, ज़्यादातर का टेन्योर 6 साल 65, 6 साल या 65 की एज है। लेकिन फाइनेंस कमीशन आपको पता है हर सरकार के लिए बनती है, सरकार 5 साल के लिए आती है बस, इसलिए फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए बनती है। समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो याद रखना ये ऐसे बहुत आसान है, बाकी सबके लिए 6 साल का ही टेन्योर है। रिमूवल क्या है, अब देखिए यहाँ से रिमूवल की बात स्टार्ट होती है। आपको पता होना चाहिए कैग का, इलेक्शन कमीशन के मेंबर का जो अपना रिमूवल है, कैग का आपको पता होना चाहिए रिमूवल कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका रिमूवल भी उसी की तरह होता है। बाकी के जो 2 इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं उनको तो कैसे हटाया जा सकता है, वैसे हटाया जा सकता है उनको, तो उनके कहने पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देंगे तो। अब पढ़ रहे हैं हम यूपीएससी के मेंबर्स को हटाना। अच्छा प्रेसिडेंट हटा सकते हैं किस ग्राउंड पे, बैंक्रप्सी, इंगेजमेंट इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी या माइंड, ये 3 केस हैं। बैंक्रप्सी समझते हो आप, दिवालिया घोषित हो चुका होगा आदमी अगर। इंगेजमेंट हो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब यहाँ पे रहते हो किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कोई भी जगह काम करते हो जहाँ उन्हें पैसा मिलता हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो ऐसे किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर एंगेज पाए गए, या इन्फर्मिटी हो बॉडी या माइंड की, या आदमी दिमाग से पैदल हो चुका हो या शरीर से, इन 3 केस में उसे हटा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, मिसबिहेवियर के लिए भी हटा सकते हैं कि भाई ये आदमी सही से बर्ताव नहीं करता, ये गलत काम कर रहा है। मिसबिहेवियर का मतलब कोई काम गलत कर दिया, लेकिन इस केस में, मिसबिहेवियर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि भाई साहब कि सही में मिसबिहेवियर किया है या तुम वैसे ही हटा रहे हो। प्रेसिडेंट साहब से बोलेगा कि तुमने वैसे ही हटा रहे हो क्या नहीं यूपीएससी के मेंबर को, तो अगर हम यूपीएससी के मेंबर को हटाना ही बहुत मुश्किल है।
और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट चेक करे, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वही बाइंडिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हटाना है तो हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते। अच्छा, वैसे जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस तो हर जगह बाइंडिंग ही होती है। अच्छा, मतलब माननी पड़ती है। तो एडवाइस क्यों बोल रहे हैं इसको, ऑर्डर बोलो। चेयरपर्सन कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड बट मेंबर कैन बी रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी एसपीएस। आज देखिए, ये समझिए। जो अब मैंने आपको बताया चेयरपर्सन होते हैं, कई मेंबर होते हैं, अब ये पढ़ते हैं इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं। देखिए दिमाग से सोचिए थोड़ा सा। जो चेयरपर्सन है उसको दोबारा चेयरपर्सन नहीं बना सकते, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि वो पक्षपात करने लग जाए शायद इस चक्कर में। क्या पता कि जिनकी सरकार है उनके लोगों को लगवाने लग जाए, उनको ज़्यादा नंबर देने दिलवाने लग जाए। तो इसलिए चेयरपर्सन दोबारा चेयरपर्सन तो अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी के मेंबर हैं वो मेंबर तो नहीं बन सकते दोबारा, लेकिन वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। तुम समझ रहे बात को? किसके? यूपीएससी के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, स्टेट के भी तो होते हैं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। मतलब यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है उसे तो रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेंबर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। और मेंबर बनाने के लिए नहीं, चेयरपर्सन बनाने के लिए। किसका? या तो यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाने दिया जाए किसी को, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाने के लिए उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, भाई राज्यों के भी होते हैं, उनका भी वही सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में लिखा हुआ है। पहले इसको क्या बोलते थे? पहले पीपीएससी। इसका मतलब था पब्लिक सर्विस कमीशन तो था यार। पीपीएससी का मतलब क्या था? प्राइवेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हाँ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले हाँ अंग्रेजों ने प्रोविंस में बांटा हुआ था ना, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट की जगह वो प्रोविंस बोलते थे, तो इसको पहले बोलते थे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन अभी के वक्त में इसको स्टेट पब्लिक सर्विस में बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट बॉडी है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, भले ही स्टेट में काम करती है लेकिन बिल्कुल फ्री। कंपोजिशन देखते हैं, प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं कितने कितने मेंबर होंगे क्या है, लेकिन सारे मेंबर या चेयरमैन इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नर। अब गवर्नमेंट कह रहा हूँ, अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। वो रिज़ाइन कर सकते हैं किसको? गवर्नर को। लेकिन वो यूपीएससी के मेंबर रिज़ाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को। उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है ना भाई। अच्छा, टेन्योर क्या है? 6 साल या 62 साल। आपको याद होगा यूपीएससी केस में 65 साल था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 6 साल या 62 साल है। अच्छा, कंडीशंस ऑफ सर्विस गवर्नर डिसाइड करते हैं, गवर्नर ने अपॉइंट किया वो गवर्नर डिसाइड करते हैं। अच्छा, रिमूवल क्या है? वही। अब देखिए समझिए आप बात को, इनको अपॉइंट तो गवर्नर कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि गवर्नर तो स्टेट को उसकी सलाह मानता है, लेकिन इनको हटा कौन सकता है? इनको हटा गवर्नर नहीं सकता, इनको हटा केवल कौन सकता है? प्रेसिडेंट। किस ग्राउंड पे? मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। और इस केस में मिसबिहेवियर की जो ग्राउंड लगेगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी पड़ेगी, ये बात आपको याद रखिए। अच्छा, इसके जो मेंबर हैं मतलब देखिए समझने की कोशिश करते हैं ये सब पूरा खेल क्या है, इनके रीअपॉइंटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका चेयरपर्सन है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। कैसे? आप इस केस में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्या बनाने के लिए? या तो यूपीएससी का उसे चेयरपर्सन बना दो, या यूपीएससी का मेंबर, क्योंकि यूपीएससी का मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से ज़्यादा ही होता है ऐसा बोलते हैं, तो उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए? दोबारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर तो बनाएंगे नहीं, बना नहीं सकते, मतलब उससे तो ऊपर पहले ही था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन वो पहले ही है, तो क्या बना सकते हैं? उसे यूपीएससी जो है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसका या तो चेयरमैन बना सकते हैं या उसका मेंबर बना सकते हैं। और मेंबर्स को तो आपको पता है या तो चेयरपर्सन बना सकते हैं उसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बना सकते हैं। समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक होती है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है ये है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहली बात याद रखो। मतलब जेपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है, ये स्टैचुअरी बॉडी है। स्टैचुअरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक स्टैचुअरी बॉडी, हाँ स्टैचुअरी बॉडी, इसका मतलब क्या होता है? इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। ऐसी देखिए बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिनमें नहीं लिखा हुआ है वो भी तो किसी न किसी तरह बनाई जाएंगी। तो उनमें ऐसा होता है या तो कुछ तो एक्ट, कोई एक्ट ला के बनाई जाती है, या कुछ डायरेक्ट किसी ऑर्डर के तहत बनाई जाती है कि ऑर्डर बोल दिया कि ऐसा कुछ बनाओ तो बन गई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो तरह की हो गई,
एक तो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनी है, एक किसी एक्ट के तहत। तो जो एक्ट से बनती है ना उसे बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। जॉइंट का मतलब ये मतलब कब अपॉइंट की जाती है, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, समझ रहे हो बात को। जैसे जब पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया था तो कुछ वक्त के लिए पंजाब हरियाणा के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, जिसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे। और बना कौन सकता है इसको, पार्लियामेंट। देखिए हाई कोर्ट बनाना कहाँ पे होगा, किस स्टेट में होगा, ये सब काम पार्लियामेंट ही करता है। जैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, भाई पार्लियामेंट ही तो, सरकार ही तो करेगी ये सब काम, कि सर्विस कमीशन होगा। अच्छा, इसके मेंबर्स को अब देखिए 2 राज्यों के बीच में एक बनाया गया है, तो अब गवर्नर तो ऐसा है नहीं, किस राज्य का गवर्नर करेगा, फिर ये बहस होगी। तो इसलिए इनके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, इनके मेंबर का अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन या रिमूवल सब प्रेसिडेंट के हाथ में है। टेनर क्या है, वही 6 साल या 62 साल। रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है उसे गवर्नर पेश करते हैं। जैसे भाई यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है, वो स्टेट के उसमें विधानसभा में रखते हैं ऐसे। लेकिन इसकी रिपोर्ट गवर्नर को ही दी जाती है। जैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 राज्यों के लिए, किसी एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो 2 राज्यों के लिए बनाया जाता है। ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए। अच्छा, तो वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, जैसे 2 राज्यों की रिपोर्ट जैसे देनी है तो वो दोनों राज्यों को दे देगा, समझ रहे बात को। तो वो दोनों राज्यों के गवर्नर को दे देगा। जो रिपोर्ट एक राज्य की होगी वो उसे उस राज्य का गवर्नर अपनी विधानसभा में दिखा देगा, दूसरे राज्य के लिए दूसरा गवर्नर दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी हैं, एक सेकंड। हाँ जी। जैसे बॉडी का नाम है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर SC। तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 338 में। देखिए आप जल्दी से एक चीज़ याद रख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर ST 338A में लिखा हुआ है, और नेशनल कमीशन फॉर BC बैकवर्ड क्लास जो BC वाले होते हैं, और उनके लिए आर्टिकल 338B। 3SC ST और BC 338, 338A, 338B, 3 आर्टिकल हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा दोनों के सामने कि ये कब बनाई गई, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाई गई है ये दोनों। अच्छा, कैसे बनाई गई है, पहले क्या है, एक ही होता था, पहले होता था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, ऐसे होता था एक ही। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 338 में लिखा होता था। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, दोनों को अलग अलग बना दिया। नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए क्या, कौन सा आर्टिकल लिख दिया, 338 में, तो इस बारे में लिख दिया। और नेशनल कमीशन फॉर ST कहाँ लिख दिया, 338A में, अलग अलग। समझ गए बात को, दोनों के लिए। फिर 2018 में जाके तो ये OBC का बनाया 338B, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है 2018 में, तब जाके बनाया नेशनल कमीशन फॉर BC बैकवर्ड क्लास, ठीक है। पहले इसकी जगह क्या होता था, बैकवर्ड क्लास एक्ट होता था 1993 में। तो पहले कैसी बॉडी थी, स्टैच्यूटरी बॉडी थी एक तरह, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब इसको एक आर्टिकल में लिख दिया तो अब ये कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल। देख रहे हो ना तुम, पहले क्या था, बैकवर्ड क्लास एक्ट के तहत बनी हुई थी ये। पहले कैसी बॉडी थी, ये स्टैच्यूटरी बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, लेकिन अभी इसको आर्टिकल मिल गया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें, एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, और 3 मेंबर हैं। कितने साल के लिए बनते हैं, 3 साल के लिए। देख 3 साल इंपॉर्टेंट है, आपको सब तक याद नहीं रहा होगा बाकियों का, लेकिन सबको याद रखना है कौन कितने साल के लिए बन रहा है, प्लस कौन कितने मेंबर की बॉडी है। हमने कैग बड़ा 1 मेंबर की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाई 3 मेंबर की बॉडी, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन पढ़ा, 5 मेंबर की बॉडी, चेयरमैन एंड 4 मेंबर थे। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने यूपीएससी पढ़ा। यूपीएससी का जो कंपोजिशन है वो तो कितना भी हो सकता है, मतलब 8 से 10 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर SC पढ़ रहे हैं, क्या है, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर ST जो है उसे क्या है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर है, वही 3 साल के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ऐसे इस केस में देख लेते हैं। चलो एक चीज़ अच्छी होगी, तीनों में सेम है
चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर। तो कुल मिला के 5 मेंबर की बॉडी हुई ना ये, समझ रहे बात को। 5 मेंबर की बॉडी, फाइनेंस कमीशन भी तो 5 मेंबर की थी, एक चेयरमैन थे और 4 अदर पर्सन थे। इसमें क्या, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, सॉरी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर। तो तीनों में वही सेम काम है। अच्छा ये तीनों की तीनों जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, SC ST OBC की जो कमीशन है, इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है। सिविल मामलों में ये फैसला सुना सकते हैं यदि कुछ भी हो गया तो। अच्छा सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की नहीं है। सिविल मामले क्या होते हैं, जमीन का पैसा लेनी देनी और हत्या डकैती, ये सब क्या होता है, क्रिमिनल केस होते हैं। अच्छा तो और देखें जैसे, हाँ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये एक नया ऑफिस बनाया है 350B में। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे काम हुए थे, इनमें से एक काम ये है, स्पेशल ऑफिसर फॉर ये मतलब लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, मतलब भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक जो समूह हैं, उसके लिए एक अलग से लिंग्विस्टिक ऑफिसर का गठन किया जाएगा उनके विकास के लिए। अच्छा ये स्टेट वाइज बनाया जाता है, जिससे अलग अलग स्टेट के लिए। अच्छा कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका कमिश्नर है जो होता है, किसके अंदर आता है वो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर से माना जाता है। किस अमेंडमेंट से आया गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो भी 7th अमेंडमेंट से आया था, आपको याद हो तो। खैर चिंता मत करिए, सबसे एंड की जो क्लास है उसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको मैं सारे अमेंडमेंट को याद करवा दूंगा कि किस किस अमेंडमेंट में क्या था, इम्पोर्टेंट वाले। अच्छा देखिए जो इसमें पूछते हैं मेन चीज़, इसको पूछ रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ऑफिस है ये 350B में जो लिखा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज यूपी में। इसका हेडक्वार्टर याद रख लीजिए, प्रयागराज यूपी। और 3 रीजनल ऑफिस हैं इसके, ये दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल, कोलकाता, चेन्नई और बेलगांव कर्नाटका। मतलब बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये तो पता है ना आपको। अच्छा हेडक्वार्टर प्रयागराज में, यहाँ तो कमिश्नर बैठता है और इन तीनों जगहों पे एक एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। अच्छा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कोई टेन्योर इनका है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कन्वेंशन जो चली आ रही होगी 3 साल के लिए शायद कर देते होंगे इनको। अच्छा समझ रहे हो बात को, बड़ा ये इंपॉर्टेंट, इनको पूछ लेता है UPSC सीधे सीधे ये चीज़ें कि कहाँ पे इनका रीजनल ऑफिस है, स्पेशल ऑफिस, बस 3 ही चीज़ें हैं ना, 3 को लिख देगा, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे बोल देगा। आपको याद होना चाहिए कोलकाता, चेन्नई, बेलगांव और प्रयागराज में क्या है इसका मेन ऑफिस है। अच्छा बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 76 था। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब कानून का वकील जो था, सॉरी सरकार का जो वकील था, अब वो था हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ये, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट भी केस लड़ सकता है। इनको असिस्ट, इनके नीचे कौन काम करता है, एक सॉलिसिटर जनरल और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। लेकिन ये जो दोनों पोस्ट हैं, कौन सी, सॉलिसिटर जनरल की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, ये इसके नीचे काम करते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में लिखा है, केवल अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक मेंबर की एक ही तो होता है अटॉर्नी जनरल, लेकिन उसके नीचे ये 2 काम जो करते हैं, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये हमने इनके नीचे लगाए हुए हैं। अच्छा टेन्योर क्या है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन करती है, भाई करेगी ना चुनाव से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पहले ही उस मतलब उनके साथ ही ये रिजाइन कर देते हैं। कुल मिला के कानून, वो सरकार के वकील होते हैं, सरकार जब तक रहती है तब तक ये वकील बने रहते हैं। सब ये के वेणुगोपाल। अच्छा आर्टिकल 140 है, आपको याद होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, कि प्रेसिडेंट साहब एडवाइस मांग सकते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब का मतलब है सरकार को एडवाइस मांग सकती है किसी बिल के लिए। अच्छा तो जब सरकार एडवाइस मांगती है ना आर्टिकल 143 के तहत, तो असली में सरकार की तरफ से ये एडवाइस मांगते हैं, तो यह रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर कोई रेफरेंस चाहिए किससे, प्रेसिडेंट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा जिनके सारे प्रिविलेज और इम्यूनिटी एक MP के, एक MP को जितनी पावर मिली हुई है, प्रिविलेज मिले हुए हैं, या जो एक बंगला मिलेगा या जो भी चीज़ उनको मिलती है सुविधाएं MP को, और इम्यूनिटी का मतलब है कि MP कब अरेस्ट नहीं हो सकता, अरेस्ट वगैरह से जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो MP के बराबर इनकी इम्यूनिटी है। अच्छा ये पार्ट ले सकते हैं दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में, सुन सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये मेंबर थोड़ी हैं, वोट तो MP करेंगे ना खुद,
अच्छा, तो पार्ट ले सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों हाउस की मीटिंग्स में जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते किसी भी मामले में। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना वो किसी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये और कंडीशन है। अच्छा, परमिशन के बिना वो किसी को एडवाइस नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की जो बात है उसको बाहर नहीं बता सकते। भाई वकील को सब पता होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना वो किसी आदमी का केस नहीं लड़ सकते। किस केस में? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। सिविल मामलों में तो वो किसी का केस लड़ सकते हैं प्राइवेटली, लेकिन क्रिमिनल मामला है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक उन्हें नहीं बोलेगी कि इसका केस लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो उनका केस ये नहीं लड़ सकते। मतलब समझ रहे हो बात को? अच्छा, लास्ट आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। भाई राज्य की सरकारों का वकील, आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था 74 में, तो क्या लिखा था? प्रेसिडेंट क्या है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं। 75 में उनको अपॉइंट करते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। 76 में अटॉर्नी जनरल। तो उधर 163 वाली लाइन जो थी, 163 एक कम, मतलब कि एडवाइस वाला था ये। तो स्टेट का सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन काम करता है? गवर्नर। फिर यहाँ पे 164 में अपॉइंट करते हैं, यहाँ 165 में एडवोकेट जनरल का केस है। स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल। उसी तरह से ना, याद आ गया होगा अब तो थोड़ा थोड़ा आपको। तो एडवोकेट जनरल कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 165। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कहाँ का? स्टेट का। और इनको किसकी सुविधाएं मिली हुई हैं? जितने प्रिविलेज और इम्यूनिटी एक एमएलए को मिली हुई है। एमएलए क्या होता है? विधानसभा। स्टेट के लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा का जो सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको इतने प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिली है, इनको भी इतनी मिली हुई है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा ही नहीं कि ये मतलब जैसे ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए बहुत सारी हो सकती हैं, मतलब ये बॉडी तो इस तरह की जो बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे जिन जिन के बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। जैसे आप खुद बताइए एक बात, हमने पढ़ा था एक इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263। जब आर्टिकल में लिखा हुआ है मतलब ये भी कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट ऑर्डर बनाई जाती है। कौन कौन होता था इंटर स्टेट काउंसिल में? आपको याद होगा तो पीएम होते थे, सभी राज्यों के सीएम होते थे, सभी यूटी के सीएम होते थे, और जिन यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते थे होम मिनिस्टर को संभाल के, जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते थे। ये होता था ना इंटर स्टेट काउंसिल, आपको याद हो? अच्छा, जोनल काउंसिल आपको ये बताई थी मैंने, लेकिन जोनल काउंसिल के लिए कोई आर्टिकल नहीं बताया था। जोनल काउंसिल एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। कौन सा एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तभी जोनल काउंसिल बनी थी। तो एक्ट से बनी है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सी वाली है? स्टैचुअरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट से बनी है जोनल काउंसिल। अच्छा, क्या क्या था जोनल काउंसिल के अंदर आपको याद हो तो? जोनल काउंसिल में उस जोन में जितने राज्य आ रहे हैं उनके बारे में बनती है जोनल काउंसिल। तो क्या, एक तो होम मिनिस्टर साहब होते हैं जैसे मोटा भाई, ठीक है, प्लस उस जोन में जितने भी राज्य आ रहे हैं उनके सीएम सबके, ठीक है जी, और जितनी यूटी आ रही हैं उसके सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर। अगर उसके अंदर असेंबली है, जैसे दिल्ली में है असेंबली, तो उसमें सीएम, दिल्ली के सीएम आ जाएंगे। लेकिन कई यूटी हैं जिनमें असेंबली नहीं है, जैसे चंडीगढ़ है, और अंडमान निकोबार हुआ। अंडमान निकोबार में कहाँ जो होते हैं चुनाव शायद, हाँ, दमन दीव हुआ। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा ना लेफ्टिनेंट जनरल या कोई ना कोई जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया होगा वो आता है। ये मैंने आपको बताया था। तो होम मिनिस्टर तो कौन इसके होते हैं? चेयरपर्सन। तो फिर वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? जितने भी ये सीएम हैं स्टेट के, इनमें से एक एक साल के लिए एक एक बनता रहता है रोटेशन पे। पहले एक बार तू बन जाए, अगली बार मैं बन जाऊंगा। ऐसे ये जोनल काउंसिल थी। ये जोनल काउंसिल कैसी बड़ी नहीं थी? ऐसी ऐसी कई सारे, जैसे जीएसटी काउंसिल था 279A में लिखा हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपको आर्टिकल या जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, और जो छोटे मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। फाइनेंस के सेंट्रल पे ही होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये मत समझना, जब मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था तो बताया था ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, तो वही फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्लस सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सभी स्टेट और यूटी के, इनको मिला क्या बनता है? जीएसटी काउंसिल। अच्छा, जरूरी नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर ही हो सभी राज्यों के। असली में जो वो राज्य जिसको भी भेज देगा कि ये हमारा भाई सब देखता है टैक्स वगैरह का सिस्टम, वो आदमी उनकी जगह आ सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें कुछ दिमाग में रखनी है। लेक्चर को बार बार देखना है, अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है।
पॉलिटी का सीन ही ये है कि ये कुछ दिन नहीं पड़ी ना तो पीछे से गायब हो जाती है पूरी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, जैसे इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल, अब आ गई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए आपको याद होगा मैंने नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एससी और ओबीसी, जो बीसी जिसको एनसीबीसी बोलते हैं, ठीक है, इन तीन के बारे में बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर। तो ये तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बाकी जितने नेशनल कमीशन हैं, आप बहुत सारे नेशनल कमीशन बन गए, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटी, ये सब कैसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल किसके लिए? बस नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, मतलब बीसी जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल आपको पता है नेशनल कमीशन एनसीएससी का क्या आर्टिकल था? 338, एनसीएसटी का 338 ए, एनसीबीसी का 338 बी, सब पता है आपको। अच्छा, बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, बात अभी करते हैं। तो देखिए जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हैं उनकी अगर बात करें तो देखिए वही बात है, अगर किसी एक्ट के तहत बनाई गई है तो उसे कैसे बोलेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ऐसे करके नाम है इसका, STATUTRY। अगर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत बनाई गई, बोल दिया कि बस ये बॉडी बनानी है, कोई एक्ट वगैरह नहीं लाया, उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ठीक है। बात करें NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये नेशनल कमीशन, देखिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी उसमें अपने आप ही एक्ट लिखा होगा, तो हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं है स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे हैं उसके अंदर आती है स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस एक्ट से बनी? NCW एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 के तहत बनाई गई है, ठीक है जी। कैन टेक सो मोटो एक्शन, सो मोटो एक्शन ले सकती है। अच्छा देखिए बेस्ट तो क्या ही पूछेगा आपसे, सीधा यही पूछ सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कैसी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टैट्यूटरी है, एक्ट के तहत बनाई गई है। अच्छा, कई चीज़ इसके अंदर भी पूछ लेते हैं कभी कभार क्या है कैसे है, तो सीधी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। कोई कंपोजिशन तो फिक्स है नहीं, इनमें बनते कौन, इनके चेयरमैन कोई रिटायर्ड जज को बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन सब के काम इनके किए जाते हैं। लेकिन ये पूछ लेते हैं क्या काम करती है। अब देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है तो वह महिलाओं के लिए तो काम करेगी, तो वुमन के लिए काम करती है, वुमन का वेलफेयर देखना देश में, तो ये सब आपको खुद ही समझ जाना है। मैंने लिखा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन मतलब क्या काम क्या कर रही है भाई? वुमन जो है कंट्री की, उनके वेलफेयर के लिए तो काम करेगी, उनके कुछ अच्छे भले के लिए तो काम करेगी। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के तहत बनाएगी 1992 में। अच्छा, इसके नए चेयरमैन अभी बने हैं, इनका नाम क्या है उनको याद रख लीजिए, गौरल हसन रिजवी, ठीक है जी। 6 रिलीजियस कमेटी हैं जिनको, कमेटी क्यों लिखा हुआ है, कम्युनिटी हैं, 6 रिलीजियस कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटी बोला जाता है। क्या कौन सी हैं? मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, हो गई क्या सारी? मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध। यार एक और रह रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि 6 होते हैं ना टोटल, जैन पारसी होते हैं, ठीक है, और बौद्ध होते हैं, हाँ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन भी तो हैं, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो 3 तो हिंदुओं को छोड़ के बाकी 3 तो इसी में हैं, जैन पारसी और जो बौद्ध जो हैं वो अलग ही हैं। तो कुल मिला के 6 रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई जो इसके अंदर आती हैं, जिनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कई लोग सोचते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए बड़ी है, काम बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अच्छा, किस एक्ट, ये स्ट्रेचरी बॉडी किस एक्ट के तहत बनी गई है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? एक जस्टिस होते हैं, कोई रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, ठीक है। अभी के वक्त में अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, हमेशा चेयरमैन कौन बनाया जाता है इसका? कोई रिटायर्ड, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। पहले केवल ये था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बनाया जाएगा, लेकिन फिर कम पड़ने लगे, इतने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कम ही होंगे ना, तो फिर वो रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई रिटायर्ड जज भी है तो उसको भी इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है। अच्छा, ये तो होगा चेयरमैन। अब बाकी मेंबर के बारे में बात करते हैं।
ऐसा कोई मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, समझ रहे बात को, या अभी भी हो, ऐसा नहीं है बाद में ही हो, अभी भी हो, उसको ही बना सकते हैं। अच्छा, वन मेंबर हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रहा हो कभी, ठीक है जी। एक और बाकी के 3 मेंबर हैं जिनमें से एक वुमन का होना जरूरी है, उनको ह्यूमन राइट्स का क्या हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। देखिए 3 चीज़ें मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में लिख के लाया हूँ। चेयरमैन कौन बनेगा, हमेशा कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड हो, ठीक है। लेकिन एक मेंबर कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज या तो अभी हो या रह चुका हो। अच्छा, एक मेंबर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या रह चुका हो, और जो बाकी के 3 मेंबर हैं, कुल मिला के कितने मेंबर हुए, एक चेयरमैन, 1 2 3 4 5 6 से 6 मेंबर की बॉडी हुई ना, ये अलग ही बॉडी पढ़ रहे हैं हम 6 मेंबर की। और ये बाकी के 3 मेंबर जो, इनमें से एक तो वुमन होना बहुत कंपलसरी है, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसमें, ह्यूमन राइट्स में। अच्छा, सॉरी ये 6 मेंबर की बॉडी नहीं है भाई, इसमें तो बहुत सारे मेंबर हैं। हाँ मुझे अभी याद आया, इसमें तो बहुत ही सारे मेंबर हैं। चेयरमैन हुए, एक ये रहे, एक ये रहे, एक ये रहे, और बाकी इसके अलावा और कौन कौन है, इन सब के चेयरपर्सन, किसके चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके चीफ कमिश्नर। तो कुल मिला के ये लोग, इन सब के 1 2 3 4 5, ये 5 के तो चेयरमैन, और इसका चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो डिपार्टमेंट है, ये सब इनके एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। अगर कोई आदमी चेयरपर्सन है तो वो अपने आप इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इनका तो चेयरपर्सन है वो, लेकिन इसका क्या बन जाएगा, मेंबर। किसका चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, ठीक है, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। हमने एक चीज़ देखी इसमें, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास हमने नहीं लिया है, याद रखना चाहिए आपको, 338B। चलिए, चेयरपर्सन एंड मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है सबको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग। अब देखिए, चेयरपर्सन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसके कहने पे, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी के अंदर कौन होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेटी के अंदर कौन होता है, देखिए, PM, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउस, मतलब लोकसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा का भी। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन। स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है, और डिप्टी चेयरमैन क्यों लिया है, ये राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है, क्योंकि चेयरमैन तो राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को इस मामले से दूर रखा गया है, तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन। फिर देख लीजिए, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं सभी को, किसके कहने पे, इस कमेटी के। इस कमेटी के अंदर कौन कौन है, PM है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउस के, और मतलब 2 तो हो गए लीडिंग पार्टी से और 2 हो गए अपोजिशन से। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ, एनी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI। मैंने आपको अभी लिखा हुआ था ना, जो बाकी के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन बताई थी, इसमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो अभी के वक्त में हो या रह चुका हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी हो या रह चुका हो, 2 मेंबर ऐसे थे ना। तो इनको भी अपॉइंट कब किया जा सकता है, इनको अगर अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा एक बार। इनका टेनर कितना है, पहले इनका टेनर 5 साल था, लेकिन अभी इनका टेनर हो चुका है 3 साल का। इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के CAPF एग्जाम में, कि इनका टेनर अभी कम कर दिया गया है, 3 साल का टेनर कर दिया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी। अच्छा, तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। एक बार इसका कोई मेंबर या वो बन जाता है तो किसी को भी कोई आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, चाहे ना तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, न केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए जिससे ये बिल्कुल बिना पक्षपात के बहुत अच्छे से ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। भाई ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो बात को। तो मानवाधिकार आयोग है ये, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए जात बहुत सारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अलग अलग स्टेट ने उन्होंने बना रखे हैं। क्या होता है इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं।
चेयरमैन कौन होता है? रिटायर्ड जज ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझ रहे बात को? चेयरमैन कौन बन सकता है इसका? देखिए आपको उसको याद होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज कर दिया है अब तो उसके साथ में, इन दोनों में से कोई बन सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमी पड़ने लग गई थी, इतने सारे थे ही नहीं कि अब कितनी जगह ज़रूरत पड़ती है इनकी। अच्छा, तो देखें तो स्टेट ह्यूमन राइट्स में केस में क्या है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बन सकते हैं इसके चेयरमैन। अच्छा, 2 मेंबर होते हैं, 2 में से क्या है? एक तो होना चाहिए सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो 7 साल के एक्सपीरियंस के लिए। आप कई लोग सोचते होंगे हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सबके लिए क्वालिफिकेशन है कुछ ना कुछ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के लिए मैंने कभी कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं की। मैंने आपको बताया था उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट जज तो एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, एग्ज़ाम करवाती है स्टेट गवर्नमेंट सिविल जज की, उसके थ्रू बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। तो छोटे जज हैं, डायरेक्ट टाइप एग्ज़ाम से बनते हैं, ठीक है। अगर आप वकील हैं, लॉ की डिग्री है आपके पास, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जुडिशरी का, बिल्कुल ठीक है। तो 2 मेंबर में से एक क्या होना चाहिए? सर्विंग या रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट जज हो 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा, दूसरा क्या कौन होगा? पर्सन विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट क्यों, ह्यूमन राइट की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास हो। 3 मेंबर की है। अच्छा, सभी को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन में? यहाँ भी एक कमेटी होती है, NHRC जैसी कमेटी, लेकिन कैसी? स्टेट लेवल पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम एज NHRC बट एट स्टेट लेवल। जैसे वहाँ पे कौन था? PM था, तो यहाँ पे PM की जगह स्टेट में कौन होता है? CM, ठीक है जी, ठीक है। वहाँ होम मिनिस्टर था तो स्टेट का होम मिनिस्टर। लीडर ऑफ अपोजिशन था वह दोनों हाउस का, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे विधानसभा का, और विधान जो परिषद है वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन भी, ठीक है जी, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो गई, इसके बाद दोनों वो हो गए। इसके बाद कौन था? स्पीकर ऑफ लोकसभा था वहाँ पे, यहाँ पे स्पीकर ऑफ विधानसभा आ जाएंगे। वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा था, तो राज्यसभा की जगह क्या होती है? विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो यहाँ पे लेकिन डिप्टी चेयरमैन की जरूरत नहीं, यहाँ पे चेयरमैन को लेते हैं सीधे भाई, क्योंकि वहाँ पे तो चेयरमैन जो थे राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनको नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसको ले लेते हैं? चेयरमैन को ले सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वही लोग होते हैं, स्टेट लेवल की बनती है। अच्छा, फिर एक होते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये भी किसी एक्ट के तहत है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो सभी क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है ये सब, ठीक है, जिनमें एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। जो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं होगी उनको याद रखना है आपको, नॉर्मल, तो बाकी सब कैसी हैं? अपने आप स्टैच्यूटरी बॉडी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जिनका आर्टिकल है। तो किसके अंदर काम करती है ये? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। अकॉर्डिंग टू कमीशन, पर्सन अंडर एज ऑफ 18 इज अ चाइल्ड, स्टेट ऑल्सो है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस कमीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 18 से छोटे बच्चे सभी क्या माने जाते हैं? चाइल्ड माने जाते हैं। और स्टेट भी अपनी, ये नेशनल कमीशन है तो ऐसे स्टेट का कमीशन भी बना सकती हैं। अच्छा, इसको देखते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इनके चेयरमैन अभी यशवर्धन सिंह सिन्हा, चेयरमैन को बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखिए इस संस्था का नाम तो क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका चेयरमैन है उसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सिंपल सी बात है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की बात है, किसके अंदर बनाई गई है? RTI एक्ट के तहत ही ये बनाई गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये बनाई गई 2005 में। ये इतनी काम की है आपको पता नहीं है, ये एक तरह से आपकी पावर है ये। आप स्टेट के या उसके स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी निकाल सकते हैं एक RTI देके। तो जो RTI आप देते हैं, आपने सुना होगा कि उसने RTI डाली, उसका जवाब आ गया, कुछ भी चीज़ निकालनी, कोई भी जानकारी, कुछ भी पूछ सकते हैं आप सरकार के बारे में, उसका जवाब बहुत जल्दी आ जाता है। कौन देता है उसको? यही डिपार्टमेंट देता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जब से बनाया है। अच्छा, तो इसमें एक लिखा हुआ है कि देखिए जैसे आपने RTI डाली तो उसका जवाब आने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है, इन केस ऑफ मैटर रिलेटेड टू पेटिशनर्स लाइफ एंड लिबर्टी। पेटिशनर वो होगा जिसने पेटिशन डाली है, अगर उसकी लाइफ और लिबर्टी का मामला है
तो इन्फॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर ही उसका आरटीआई का जवाब आना पड़ेगा। वैसे तो 2-3 दिन 4-5 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब वैसे भी आ जाता है, लेकिन अगर लाइफ और लिबर्टी की अगर बात फंस रही है, कहीं लिख के डाला है पिटिशनर ने कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है या किसी लाइफ और लिबर्टी का कोई और केस है, तो 48 घंटे के अंदर इनका जवाब आ जाएगा। अच्छा, कंपोजिशन समझ लीजिए सीआईसी के अंदर होता कौन कौन है। एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं सीआईसी, ठीक है। एक कमिश्नर जिसका जो चेयरमैन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 क्या रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, इस कमेटी को भी बेटर देख लो क्या है। पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है, केवल लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है पीएम की तरह। 3 लोग हैं बस, ज़्यादा बड़ी कमेटी नहीं है सीआईसी को अपॉइंट करने के लिए। क्या वैसे याद रखिए सीआईसी में 3 वर्ड हैं, इसलिए 3 लोगों की कमेटी है। पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जिसको किसने अपॉइंट किया है, पीएम ने अपॉइंट किया है, ठीक है। 2 वुमन रखेंगे, 2 वुमन हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, सॉरी 2 वुमन रह चुकी हैं चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है ना, तब से 2 वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं। क्या क्या नाम है, दीपक संधू और सुषमा सिंह, ये 2 रह चुकी हैं किसी वक्त। अच्छा, इनका भी टेन्योर कौन है, 3 साल तक कट कर दिया गया है नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो आपको याद है ना, ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनका टेन्योर भी 3-3 साल का कर दिया है। और चीफ इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर है, जो मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है, उनके मेंबर और चेयरमैन का भी टेन्योर कहाँ तक कर दिया गया है, 3 साल का बना दिया गया है। अच्छा, ये वुमन वगैरह ऐसे याद रख लेनी चाहिए कि लड़कियों को बहुत बढ़ावा देने के लिए सब क्वेश्चन आप यूपीएससी पूछ लेता है कि कोई कौन कौन सी इनमें से नहीं रही हैं ऐसे करके। तो दीपक संधू और सुषमा सिंह, ये दीपक संधू नाम सुन के आपको लगेगा किसी आदमी का नाम है, लेकिन नहीं, ये एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी, ये एक औरत ही हैं। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनके चेयरमैन की या इनके जो मेंबर होते हैं। दिस वुड बी पर्सन विद नॉलेज ऑफ सोशल साइंस, साइंस टेक, मीडिया मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब की जानकारी हो। कोई एमपी या एमएलए ना हो वो, ठीक है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रखा हो। नॉट कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो ऑफिस। अच्छा, दे कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट एज पर द कंडीशन एज मैंशन इन केस ऑफ एनएचआरसी। जिस तरह एक एनएचआरसी के मेंबर को हटाया जा सकता है, उसी तरह इनको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना था आपको, ये जैसे आपने आपको बताया जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ऐसे इस पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है। ये स्टेट के लिए बनाया जाता है, स्टेट की किसी डिपार्टमेंट की अगर आपको जानकारी चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, एक तो स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है SCIC, जैसे वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, इसमें स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और 10 वो है स्टेट इलेक्शन, सॉरी इलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, बेटा इन्फॉर्मेशन। एक तो स्टेट का चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, सिंपल बारे कमिश्नर। तो भाई साहब आपको एक बात याद रखनी है, जैसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की अपन बात कर रहे हैं, चीफ तो एक ही होता है, बाकी 10 होते हैं, जो जैसा कि नेशनल लेवल पे था, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो था, उस केस में भी तो यही था। अच्छा, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसके सलाह पे, वही 3 मेंबर की बॉडी। देखिए याद रखिए, ये जो कंपोजिशन वाली बॉडी है केवल 2 ही केस में पढ़नी पड़ रही है हमको। एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के केस में, जहाँ पे वो बहुत बड़ी बॉडी थी, क्या था, पीएम साहब से होम मिनिस्टर थे, दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, याद है ना, स्पीकर थे और डिप्टी चेयरमैन थे। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी था, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में भी ये पूरी कमेटी के कहने पे ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो था, उसके मेंबर को किस कमेटी के कहने पे कर रहे थे, 3 मेंबर की, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, और एक मंत्री कोई भी कैबिनेट रैंक का। ऐसे ही यहाँ पे सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा, और एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर। अच्छा, टेनर क्या है, 5 साल है, 65 साल है। वैसे ये टेनर ना अब कम कर दिया गया है, 3 साल। तो इन दोनों के लिए ही टेनर कम किया गया है, और इन दोनों के लिए ही वो कमेटी वाला केस होता है, ये याद रखिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है और इन्फॉर्मेशन जो कमीशन होता है, इनके लिए ही, ठीक है।
अभी बढ़ते हैं हम नीति आयोग के बारे में, क्या होता है ये। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन से मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को अपनी सरकार बनाते ही पहला जो बड़ा काम किया वो यही था कि नीति आयोग बनाया। जो प्लानिंग कमीशन था उसके चेयरमैन भी पीएम साहब होते थे, नीति आयोग के चेयरमैन भी पीएम साहब ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा लिखा हो ना, पीएम इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अच्छा, अंतर क्या था, प्लानिंग कमीशन 5 साल के प्लान बनाता था, तो हमको अगले 5 साल में क्या करना है उसका एक प्लान होता था, उस हिसाब से काम करती थी सरकारें। अच्छा, अभी के लिए ये चेंज किया है कि अभी भाई अभी बहुत हमको आगे की ज़रूरत है सोचने की, ऐसा पीएम साहब ने बोला, और एक अलग तरह का प्लान बनाया है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। इसमें 5 साल का प्लान नहीं होता, इसमें 3 तरह के प्लान बनाए जाते हैं। एक तो होता है एक्शन प्लान 3 साल का, एक होता है स्ट्रेटेजी प्लान 7 साल का, एक होता है विजन प्लान 15 साल का। बहुत आगे तक का सोच के बनाया जाता है नीति आयोग का जो प्लान है। 3 प्लान होते हैं, एक्शन प्लान जो 3 साल के अंदर जो काम करना है, स्ट्रेटेजी प्लान जो 7 साल के अंदर जो करना है, और एक विजन प्लान जो 15 साल के अंदर करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन कौन कौन होता है इसमें, बेटा इसे याद रखो। नीति आयोग देखिए, आप अगर सिस्टम से याद रखोगे क्वेश्चन बॉडी और नॉन क्वेश्चन बॉडी को, तो बहुत आराम से याद हो सकती है। जैसे नीति आयोग का कंपोजिशन बहुत जरूरी है, इसमें कौन कौन होता है। अब देखिए इसमें चेयरमैन तो पीएम ही होते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो देखिए इसमें कौन कौन होता है, चेयरपर्सन होता है एक तो पीएम, गवर्निंग काउंसिल होती है, उसके अंदर कौन होते हैं, सभी स्टेट के सीएम और लेफ्टिनेंट जनरल कहाँ के, यूटी के। ठीक है जी। रीजनल काउंसिल प्लस सीईओ कौन अपॉइंट करता है, पीएम अपॉइंट करते हैं। कोई सीईओ होता है, इसका फिक्स टेन्योर होता है। और कौन होता है ये सीईओ, कोई सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी कौन बनते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं यही आगे जाके सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी भारत सरकार के। एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन कौन है, मैक्सिमम 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई पीएम, मतलब 4 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो अपने आप ही एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, जिनको कौन नॉमिनेट करता है, पीएम, जिनका बोल देते हैं वो। मेंबर एंड पार्ट टाइम मेंबर कई होते हैं, एंड कैन हैव सेक्रेटरीट। देखिए इतना वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पूरा, बस एक मोटा मोटा दिमाग रखिए कि ये से बहुत सारी चीज़ें हैं कि पीएम साहब हैं, सभी स्टेट के सीएम वगैरह हैं, रीजनल काउंसिल हैं, सीईओ हैं कोई सेक्रेटरी रैंक का, 4 उनको नॉमिनेट किया है, मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और एक नीति आयोग अपना सेक्रेटरीट हो सकता है। नीति आयोग का सेक्रेटरी होता है एक ऑफिस तरह का, तो नीति आयोग का खुद का ऑफिस है। अच्छा, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, नीति आयोग में मैंने किसी एक्ट के बारे में बात नहीं की, तो नीति आयोग कैसी बॉडी हो गई, एक मिनट, नीति आयोग कैसी है बॉडी हो गई, तो एक तरह से नीति आयोग कैसी है, नॉन स्टैचुरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचुरी बॉडी। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी एक्ट के तहत बनाई गई थी। सेंट्रल विजिलेंस किसकी कहने बनाई थी, कोई के संथानम कमेटी थी उनके कहने पे। किसकी रिकमेंड, के संथानम कमेटी के कहने पे। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। अच्छा, चीफ जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें कौन क्या क्या होता है, कंपोजिशन याद है क्या, अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था। एक तो उसके चेयरपर्सन थे जिनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल रहे थे, और 10 क्या थे, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। लेकिन यहाँ पर 3 मेंबर की बड़ी सिंपल सी बॉडी है, इसको याद रखना है आपको। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, 3 मेंबर की बॉडी, ठीक है। बस ये आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी 3 मेंबर की बॉडी ही थी। चलिए देखते हैं, तो ये 2 लोग हैं, ये है। अच्छा, सबको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी की रिकमेंडेशन। इस कमेटी के अंदर कौन कौन है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। 3 लोग हैं, पीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, बड़े सिंपल सा है। आपको ये देखा 3 मेंबर की कमेटी एक यहाँ पे भी यूज की जा रही थी, कहाँ पे, जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन को, जब मतलब इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है इसके मेंबर्स को जैसे नेशनल लेवल पर क्या था, पीएम था, लीडर ऑफ अपोजिशन था, और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर था, तो वही तो सेम है इस केस में भी, विजिलेंस कमीशन के केस में भी पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर होता ही है, होम मिनिस्टर जो है, और लीडर ऑफ अपोजिशन है, वही सेम। ठीक है,
ऐसे करके होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एक्ट के तहत है। अब देखिए मैंने आपको सभी के सभी के लिए कोई ना कोई एक्ट बताया हुआ है। ज़्यादातर स्टेचुरी बॉडी ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन कुछ हैं जैसे नीति आयोग है, किसी एक्ट के तहत नहीं बनी हुई है, तो कैसी बॉडी है, नॉन स्टेचुरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, एसएससी, भाई यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन एसएससी के बारे में बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर, पर्सोनल बोलते हैं इसको, पर्सनल। कंपोजिशन क्या है इसका, एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे, एक सेक्रेटरी होगा जिसको कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक है, इनको याद रखने की इतना जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ बस। ये भी किसी एक्ट के तहत नहीं है, तो नॉन स्टेचुरी है। सीबीआई, सीबीआई का भी कोई एक्ट नहीं है। सीबीआई सुना होगा ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आती है। बड़ा ये याद रखना है, ना तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ना ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर। तो इसको कभी कभार पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, किसके अंदर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आ रही है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये पूरी मिनिस्ट्री का नाम है। अच्छा, ऑफिशियल डेजिग्नेटेड एज सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर इंटरपोल, इंटरपोल का नाम सुना होगा ना तुमने, इंटरनेशनल पुलिस जिसे बोलते हैं। तो इंडिया में इंटरनेशनल पुलिस को रिप्रेजेंट करती है ये सीबीआई ही। एक तरह से अगर इंटरपोल कोई काम इंडिया में होगा तो सीबीआई करेगी वो काम। और ये तो कुल मिला के सीबीआई हमने पढ़ी, जो मतलब देखिए सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस एक्ट तो था। कुल मिला के सीबीआई, एसएससी और नीति आयोग, ये 3 ही है जिनका कोई एक्ट नहीं है। अब बाकी सब मैं जो आपको बताऊंगा ज़्यादातर का है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बड़ा जब हमने ट्राइब्यूनल पढ़े थे तो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल पढ़ा था, जिसकी हाई कोर्ट के बराबर वैल्यू थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर थे, जुडिशियल मेंबर थे। कौन कौन बन सकता है, कोई आर्म फोर्स का मेंबर हो जो मेजर जनरल रैंक पर रहा हो 3 साल के लिए, या जैग एंट्री के थ्रू 1 साल तक रहा हो, ये सब बताया था ना मैंने। ऐसे ही होता है एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। मैंने बोला था आपसे उस वक्त कि इसे मैं तब पढ़ाऊँगा। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बनाया गया। देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की भी ब्रांच है कई जगह, और इनको भी आपको याद होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको किस चीज़ की ब्रांच बताई थी, आपको याद हो तो, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा था उसमें आपको ब्रांच बताई थी। उसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ था, उसका प्रयागराज में था। उसकी 3 रीजनल ऑफिस थे, कहाँ कहाँ पे, चेन्नई, कोलकाता और बेलगांव। ऐसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो प्रिंसिपल बेंच है वो तो कहाँ पे, दिल्ली में है। और रीजनल बेंच कहाँ पे, पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता। पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। अच्छा, नॉट बाउंड विद सीपीसी, सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड फॉर सिविल प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, मतलब अपना जो कानून है वो सीपीसी और सीआरपीसी के तहत चलता है। सिविल केस जो उनके तहत जो सजा वजह सुनाई जाती है, प्रोसीजर जो होता है वो सीपीसी में लिखा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि सीपीसी के तहत ही चलेगा, अपने अलग रोल बना सकता है, अपने हिसाब से सजा वजह सुना सकता है। एनजीटी सजा मतलब क्या है, फैसले करता है कई चीज़ों के। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किसमें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मामले होते हैं। ठीक है, फिर होता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको पता होगा 2008 में जो 26/11 का जो हमला हुआ ताज पे, उसके बाद ये एनआईए बनाई, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। बोलते हैं वो हमला इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको बस 3 ही चीज़ों के हेडक्वार्टर और ऑफिस, रीजनल ऑफिस याद रखने हैं। किस चीज़ के, जैसे 3 क्या, 2 ही चीज़ों के असली में तो। एक तो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी था, एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहाँ पे है, और एक ये एनआईए का भी याद रख सकते हो तो रख लो। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है, मतलब न्यू दिल्ली में। ठीक है, ब्रांच कहाँ पे है इसकी, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर एंड जम्मू, सॉरी रायपुर एंड जम्मू, यहाँ पे इनकी हेडक्वार्टर है। अच्छा, बाकी तो कई सारी चीज़ें हैं इस तो याद रखने के लिए यार, ऐसे मैं लिख के भी लाया हूँ। आरबीआई है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, किस एक्ट के तहत बनी, आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट आया था 1934 में, लेकिन आरबीआई फिर कब बनी, अगले साल बनी 1935 में। लेकिन इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई खुली थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। देखिए सारे के सारे कुछ कोई ना कोई एक्ट है। सेबी
जब वो 1992 का स्कैम हो गया था हर्षद मेहता वाला, तो उसके बाद बनाई थी इस स्टॉक मार्केट वगैरह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कंट्रोल रखने के लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, सिक्योरिटी का मतलब कोई सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है पैसा उठाने के लिए सरकार से, ठीक है। तो उस पर लोग पैसा लगाते हैं। चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, ट्राई ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई एक्ट से बनी है। तो कुल मिला के अभी तक मैंने सीबीआई बताया है आपको और एक नीति आयोग बताया है, जो कैसी थी, नॉन स्टेचुरी। ज़्यादातर सबका नहीं तो कुछ ना कुछ वो है। देखिए सीबीआई को देख के ऐसा लगता है कि सीबीआई का कोई ना कोई एक्ट होगा, लेकिन सीबीआई नॉन स्टेचुरी बॉडी है, कोई एक्ट के तहत नहीं है, बस है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द कंपटीशन एक्ट, इसका काम ही क्या है, मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करना। जैसे किसी एक ही कंपनी का राज ना हो, मोनोपोली ना हो, कहीं कोई एक कंपनी बाकी कंपनी को हटाने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि कोई एक कंपनी बहुत सस्ता दे के और पहले तो मैं आदत डाल दे खुद की, फिर मतलब जब सब बाकी कंपनियां ख़त्म हो जाएं तब अपने दाम बढ़ा दे, मोनोपोली रहे। तो ये सब के लिए क्या बनाई थी 2002 में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। बाकी एक लोकपाल और लोकायुक्त होता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। आपको याद होगा जब अन्ना हजारे का टाइम चल रहा था 2012 में, जब केजरीवाल जी भी उनके साथ धरने अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन किया था अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ। तो किस किस लिए कर रहे थे वो, इसीलिए कर रहे थे कि लोकपाल बिल लाया जाए। तो उसी वक्त एक एक्ट बनाया गया, लोकायुक्त या लोकपाल एक्ट। इसको 2013 में बनाया गया, अगले साल, ठीक है। इस अभी पहले लोकपाल देश के कौन बने, पिनाकी चंद्र घोष, एंटी करप्शन के लिए काम करता है ये। फर्स्ट लोकपाल पीसी घोष हैं। अपॉइंटेड किसने किए थे, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। किस कमेटी कहने पे, ये कमेटी है। पीएम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए मैं बताऊं आपको, आपको याद होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो केस था, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल पे हो, उस केस में हमें कमेटी की जरूरत पड़ी थी। उसमें काफ़ी लोग थे, पीएम थे, ठीक है, होम मिनिस्टर साहब थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे दोनों हाउस के, स्पीकर थे और चेयरमैन थे दोनों हाउसों के। स्पीकर, चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन, 4 लोग तो ये हो गए, कुल मिला के 6 मेंबर की जरूरत थी। फिर बात आई किसकी, फिर हमने पढ़ा था जहाँ पे 3 मेंबर की जरूरत पड़ रही थी, इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन और विजिलेंस कमीशन, इस केस में नियुक्त करने के लिए मेंबर्स को 3 उसकी ज़रूरत पड़ रही थी, याद हो तो आपको, 3 मेंबर की कमेटी की इनकी सवाल लेनी पड़ी। 3 मेंबर की कमेटी कौन था, पीएम थे, लीडर ऑफ अपोजिशन बस लोकसभा के थे, और एक कोई कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, जैसे होम मिनिस्टर ही हो सकते हैं, ठीक है जी। तो कुल मिला के ऐसे 2 ही जगह पर हमने कमेटी हमने पढ़ी है अब तक। अब हम तीसरी जगह लोकायुक्त के लिए कमेटी हम पढ़ रहे हैं कि ये अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट है। किस कमेटी कहने पे, इसके पीएम होते हैं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और एक कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है। एमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब है किसी को लॉ के फील्ड में बहुत बड़ी जानकारी हो। पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर और एमिनेंट ज्यूरिस्ट। देखिए एक जगह 6 मेंबर की कमेटी पढ़ी हमने, फिर 3 मेंबर की पढ़ी, यहाँ पे 4 मेंबर की कमेटी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो लोकपाल के लिए। तो ये सब था, ये सब मतलब लोकपाल की कई वो भी हैं कि मतलब ये सभी के खिलाफ केस चला सकता है, लेकिन पीएम के खिलाफ केस नहीं लगा सकता, ये सब है। आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, कई चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। कई चीज़ क्या, ये लोकपाल के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, मुझे लगता है उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। वैसे तो हर बार लोग पढ़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों यूपीएससी पूछ नहीं रहा है लोकपाल से रिलेटेड कुछ, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए आप पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो कि मान लिया कि लोकपाल के बारे में ही पूछा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये लोकपाल, और मान लिया लोकपाल के बारे में ही पूछ लिया कि लोकपाल कैसे काम करता है, किस पर केस चला सकता है, किस पर नहीं चला सकता, ठीक है। तो और उस वक्त आपको आया नहीं, तो फिर मतलब इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो बात को। जैसे कई सारी चीज़ें हैं लोकपाल से रिलेटेड, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी तरह के क्या मतलब पूरा सिस्टम। तो लोकपाल का देखिए वही है कि इनका टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है, रिटायरमेंट की एज कितनी है, 70 साल है, ठीक है। करप्शन से रिलेटेड ये काम करते हैं, ये भी आपको सब पता ही चल गया है अब तक।
इसमें एक लोकपाल के अंदर क्या एक ये बॉडी कैसी है, देखिए लोकपाल है 9 मेंबर की बॉडी, कितने मेंबर की, 9 मेंबर की, लिख लीजिए, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक तो चेयरपर्सन होता है, प्लस 8 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अच्छा, चेयरपर्सन तो एक पिनाकी चंद्र घोष जी बने हुए हैं। 8 जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं वो सुन लीजिए। 4 तो होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुना आपने, 4 कौन होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी ले सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 4 कौन होते हैं, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस होता है किसमें, एंटी करप्शन के लिए, करप्शन के खिलाफ जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, समझ रहे हो बात को। तो कुल मिला के 9 मेंबर कैसे हैं, एक तो चेयरपर्सन है जो पिनाकी चंद्र घोष है, 8 मेंबर में 4 तो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, समझ रहे हो बात को। 4 मेंबर तो ऐसे हो सकते हैं, बाकी 4 मेंबर जिनका 25 साल का कम से कम क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी। कौन कौन से 4 लोग बैठ के सुन वो मतलब चुनते हैं, आपको सब पता है। पीएम हुआ, ये सीजीआई हुए, स्पीकर हुए लोकसभा के, और एमिनेंट जूरिस्ट हुए, ये 4 लोग की कमेटी बन के चुन रही। ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है, लोकपाल, ये हमने लिया है स्वीडन से। स्वीडन से ये वर्ड हमने मतलब ये लोकपाल, ठीक है, लोगों का एक तरह से रक्षा करने वाला, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इनका जुरिडिक्शन क्या है, किसके खिलाफ केस कर सकते हैं ये। देखिए करप्शन का केस किसी बड़े आदमी के खिलाफ आ जाए, असली में छोटे लोगों के खिलाफ तो करप्शन का केस हर कोई फाइल कर सकता है, ये बड़े लोगों के लिए बनाएगा। जैसे पीएम हुआ, मिनिस्टर हुआ, या कोई एमपी हुआ, या वैसे देखा जाए तो ये किसी के भी खिलाफ करप्शन का केस कर सकते हैं, मतलब करप्शन के लिए अगेंस्ट काम कर सकते हैं। जैसे किसी पीएम के खिलाफ, या कोई मिनिस्टर हुआ, एमपी हुआ, या कोई ऑफिशियल ग्रुप ABCD किसी भी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति ऑफिशियल हो, जैसे अभी आप ग्रुप A ऑफिसर बन जाओगे, ग्रुप B ऑफिस मतलब वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रुप C, ग्रुप D, कोई भी किसी भी बोर्ड का कोई चेयरपर्सन है या मेंबर है, ठीक है, या कोई भी संस्था जो जो जैसे सेंटर फंड करती है, चाहे पार्शली फंड करती हो या चाहे पूरी तरह से उसको सरकार पैसा देती हो या आधी रूप में देती हो, अगर वो भी करप्शन करता है, कोई भी ट्रस्ट या बॉडी को मतलब ये कुल मिला के रिव्यू कर सकती है, बेसिकली बात ये। लेकिन इसके अब मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया, आप लिख तो रहे हो ना कम से कम कि इसका जुरिडिक्शन सबके लिए है, लेकिन पीएम के केस में लिख लेते हैं इस जगह, पीएम के केस में कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि मतलब इंटरनल रिलेशन से रिलेटेड, या एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, या पब्लिक ऑर्डर हुआ, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, जो मतलब पीएम के जो डिपार्टमेंट हैं कुछ, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में पीएम का बहुत बड़ा योगदान होता है, या कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या पब्लिक ऑर्डर है, या एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिलेटेड कोई इशू है, इस केस में लोकपाल जो है पीएम के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। अगर इल्ज़ाम मतलब इस केस में लगाए गए हैं ना, किस केस में, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, IR, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन केस में अगर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं तो नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो कुल मिला के मतलब सब एक तरह से आप ये समझ लीजिए, हर किसी के लिए मतलब कर सकता है वो काम, लेकिन वो ये कि पीएम के खिलाफ बहुत ही लिमिटेड पावर लोकपाल को दी हुई है। पीएम यार कोई हलवा थोड़ी है, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये भी तो सोचिए। देखिए अगर यहाँ तक आप आए हो तो मतलब आपने हमारे 15 के 15 पूरे लेक्चर देखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी ज़्यादातर पॉलिटी, मैं कह रहा हूँ 101% पॉलिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है, सारी पॉलिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट सबसे बड़ा लेक्चर था, लेकिन इसके बाद भी मैं 2 लेक्चर डालूंगा, क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और शेड्यूल, और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 3 को मेरे ख्याल से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, और हाँ अभी लेक्चर इतना बड़ा हो ही रहा है चलिए अब तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।